बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, जो पहला हमारा मौजू जो है वो भारत और चीन के दरमियान में है। अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये है कि जो उनकी फ्लैग स्टाफ मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग की जो तफसीलात आ रही हैं वो भी उस इलाके में हुई थी जो कि भारत का एरिया था, और जो चीन ने जो कब्ज़ा कर लिया था उससे भी आगे जाकर मीटिंग हुई है। यानी कोई ऐसी जगह पे मीटिंग नहीं हुई जो चीन ने जो कब्ज़ा किया था उस पर मीटिंग हुई। अजीत शुक्ला ने जो ये बात अभी लिखी है, आज जो भेजी है, कोई यानी कोई 3:46 पर जो उन्होंने वहाँ का किया, वहाँ पर जो हमें भेजा है, तो वो उसमें जो उन्होंने कहा है कि 3.5 किलोमीटर अंदर इंडिया के बॉर्डर के अंदर उनकी बातचीत हुई है। एक तो ये बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि उनके पास वो बड़ी गन ले आए हैं और वो हर जगह पर वो आगे बैठे, ऊपर पर तोप लगाए बैठे हुए हैं, जो पहाड़ियों की चोटी पर, ये लोग नीचे हैं। तो ये उनका ये कहना है कि जो PLA का जो इरादा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 60 और स्क्वायर किलोमीटर का जो डिस्प्यूटेड एरिया उस पर उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है। अब ये कंफर्म हो गया है कि अजीत शुक्ला का जो ब्लॉगर है उसने ये बात बताई है। सो अब उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो बात है कि जहाँ जब हम ये कहते हैं कि सर्किट जो है दरबूक, शायोक, दौलत बेग और DSDBO हाईवे पर जो है, जो उनका जो आर्मी जो है सो कॉल्ड सब सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट विद लद्दाख से उन्होंने काट दिया है उस इलाके को, जो उनका हाईवे थी, इंडिया की जो हाईवे थी जिसके ज़रिए से वो दौलत बेग के अड्डे में पहुंचते हैं, उसको काट दिया है। ये अजीत शुक्ला कह रहा है, जो कि इंडिया का साबिक, कुछ उसे कर्नल कहते हैं, कुछ उसे जनरल भी कहते हैं। तो कहता है कि इंडियन आर्मी जो है तिब्बत और बॉर्डर के ऊपर भी उनकी सिचुएशन ख़राब है, और वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक और सैटेलाइट फोटो के मुताबिक PLA जो है उनने अपने आप को पुल बैक किया है, और इंडियन को जो है जो फिजिकली जो डिप्लॉय थे, और वहाँ आगे जाकर फिर पुल बैक करके फिर आगे जाकर अपने आप को डिप्लॉय कर दिया, यानी वहाँ पर तैनात कर दिया है, जो कि एक किस्म का फिजिकली ब्लॉक द इंडियंस टू मूव इन, यानी इस पोजीशन में आ गए तिब्बत के लिए में भी जी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इंडिया का, चाइना का इरादा ये है कि वो इस मसले को हल नहीं करना चाह रहा, वो एस्केलेट करना चाहता है, वो ये यानी बढ़ाना चाहता है। और उसने जो आर्टिलरी गन 6 लोकेशन पे लगा दी हैं, और वो लोकेशन जो है पेंगोंग जो झील है, और गोरखा हाइट है, गोगरा हाइट है ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द NSE, और हर इस इलाके पर PLA इज बिल्डिंग न्यू हट लाइक स्ट्रक्चर, यानी झोपड़ी टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे कि वो सजेस्टिंग दैट, यानी इसका मतलब ये है कि वो लंबी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी अब अगर हम इसके बाद में इसमें अगर, और फिर वो कहता है कि नॉर्थ ऑफ द गलवान जंक्शन, गलवान जो कि वादी है पूरी, जिसमें कि नहर भी है, और उस वादी पे इनका हक है, वहाँ कहता है कि नॉर्थ ऑफ द गलवान ट्रूप्स रिमेन इन द हाइटेंड स्टेट ऑफ रेडीनेस, यानी बहुत ज़्यादा हालत तैयारी के अंदर है, और वो कोई जीवान नाला है उसके अपोजिट खड़े बैठे हुए हैं। ये एक बहुत खतरा। एंड इन द नॉर्दर्न वेस्ट सेगमेंट टू द साइन इंडियन बॉर्डर नियर द डेप्साइन प्लेन where the confrontation had taken place in 2013, ये हो रहा है जो डोकला का वाक़या जो हो रहा है, वहाँ पर भी उनकी चाइनीज़ की प्रेजेंस मौजूद है। ये मैंने पहले भी कह दिया था कि वहाँ भी जो पहले जहाँ झगड़ा हुआ 2013 में जहाँ झगड़ा हुआ था जी, और जब हमने कहा था उनको कि भाई वो तुम्हारे को अपने तोप के जरिए से ऐसा पानी की तोप लाएंगे कि वो तुम्हारे सारे के सारे बहा देंगे, जिसके बाद में वो गया था, वो मैंने मोदी भागता हुआ उसको चिरकता हुआ जी वहाँ गया था और उसने जाकर वहाँ कर ली थी। अब सवाल ये है
कि जो सूरत हाल है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफेंस की तैयारी है, और ये बात उसको इंडिया चाइना को समझ में आ गई है कि ये जो सी पैक का इलाका है उसको वो तबाह करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और साथ साथ में वो तिब्बत का जो हाईवे है सिंकियांग से उसको भी करना चाहता है। तो ये अपने आप को प्रिकॉशन के तौर पर वो मैं करना चाहता, अपने प्रिकॉशन के तौर पर ये बहुत आगे बढ़ा है। और जो आपकी जो झील है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो बोट्स लगाई हैं, मोटर बोट जो लगाई वो है, वो भी मुसल्ला हैं, और आप देख सकते हैं कि वो अगर हमारे पास वो है तो हमें दिखा दें कि मोटर बोट वहाँ फिर रही हैं। अगर हमारे पास कोई सेटेलाइट का जो से अगर कोई हमें कोई फिगर मिल सकता हो तो वो दिखा दें जी। अच्छा, अब इसके अलावा जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहाँ पर यानी ऐसे स्प्रिंग जो कि मैंने गर्म इलाका है जहाँ पर, वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है कि पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है, और 15 लोकेशन पर उन्होंने बढ़ाई है, और वहाँ पर रोड बना रहे हैं। इंडियन की जो इलाका है उनको ऑक्युपाई उन्होंने कब्जा कर लिया है, और चाइना का जो रोड हैं उन्होंने LAC को क्रॉस कर दिया, और इनटू द इंडियन स्टेट 3 दिन पहले ही इन्होंने ये काम कर दिया है। तो अब इसको यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं, आगे का बाद में बात के लिए रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त इन चाइना इसका ये हालत में है कि इंडिया के साथ में एक पूरा अपना मसल दिखाए, जिसको कि जो विक्रम सिंह जो है वो ये कहता है कि बाज़ औक़ात जब वो कोई सुपर ताकत होती है वो अपनी इंटिमिडेशन यानी डराने की या धमकाने की तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है। तो वो वीडियो आप दिखाना चाहते हैं? बोले बड़े मजे, बहुत उम्दा बातें वो कर रहे थे, मतलब लग नहीं रहा है एक जनरल ये बात कर रहा है। नहीं, जनरल वो कह रहे हैं कि वो जो सवाल उससे किया था कि आपको इलाके पर कब्जा कर लिया है, उसका तो जवाब वो गोल कर गया। वो कह रहे हैं चाइनीज हमारे दुश्मन थोड़ी है। हाँ। वो एडवर्सरी है, वो हाँ। दुश्मन ही थोड़ी है। तो वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ये तो LAC है, कभी वो इधर आ जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपका 60 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, 60,060 किलोमीटर। दूसरा, हर इलाके जगह पर में डोकलम पे भी और दूसरी जगह पर भी, तिब्बत में भी, डोकलम सारे इलाकों पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। ये बात हमने कल भी कह दी थी। अब कंफर्म किया है अजीत शुक्ला ने आज के आपके अपने ब्लॉग में। जी, अजीत शुक्ला उनका जो ब्लॉगर है जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि चाइनीज ने आ गए हैं और कब्जा कर लिया है। आज बड़ा तफसीली उन्होंने ब्लॉग किया है हम इसमें, और उसमें ये कहता है कि ये जो एयरक्राफ्ट की जो एयरफील्ड हैं 14,000 फीट की आल्टीट्यूड के ऊपर उन्होंने एयरफील्ड बना दिए हैं। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी प्रिपरेशन के साथ आए हैं कि इस दफ़ा वो 14,000 फीट पे एयरफील्ड नहीं बनती है, नीचे से उड़ के जहाज़ ऊपर जाता है, वहीं उन्होंने बना दिए उसी पट्टी पर ही। उनको जहाज़ को फ्लैट किया, जो माउंटेन होगा उसको फ्लैट किया होगा और वहाँ पर पट्टी बना दी है अपनी। जी, वो तो अच्छा, विक्रम सिंह की जो पहली वीडियो है वो दिखाते हैं कि वो बता रहे हैं कि वो क्या है, LAC है क्या। हाँ। और वो कभी हम उधर कभी वो। लेकिन इससे आप ये जो उससे थोड़ा सा वो तासुर को कि चाइना ने कब्जा कर लिया, जो हमने बयान दिया है उसको ऐसा नजर आएगा कि वो बयानिया हमारे बयानियों को डाउन वो करेगा, यानी कमज़ोर करेगा। लेकिन हम बताते हैं कि हकीकत वो ही है जो हमने बयान की है। विक्रम सिंह की बयानिया जो है सिर्फ वो इस बात को सिर्फ वो अपने आप को बचाना चाहता है। ये कि इल्ज़ाम जो उसके ऊपर आ रहा है कि कब्जा कर लिया, उसको वो छुपा रहा है। जी, अपने सुब की वो नहीं चाहता, को बचा रहा है। दिखाते हैं अपने नाज़रीन को एक क्लिप। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो हमेशा एक्टिव रही है, उसके ऊपर गोला बारूद चलता रहता है, आर्टिलरी फायर, मोटर फायर, स्मॉल आर्म्स फायर, सर्जिकल स्ट्राइक से कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चीन के साथ में है, ये हिमालय के अंदर एक वो लाइन है जो कि ज़मीन के ऊपर नहीं है। इसकी जो परसेप्शन है वो वेरी करती है। चीन समझता है, उनकी जो परसेप्शन है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो यहाँ से गुजर रही है, हमें समझते हैं कि आगे वहाँ से गुजर रही है, तो हमारे पेट्रोल वहाँ तक जाते हैं, उनके यहाँ तक आते हैं। और जब ये आपस में भिड़ जाते हैं
तो फेस ऑफ हो जाता है। जी बिरला साहब, और एक क्लिप और है जी वो भी दिखाते हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि जी हमारे जवान, बड़ी तैयारी है हमारी। वो हमारा कहते हैं तो- बड़ी हार्ड है ना हम आर्मी है हम हमारी। तो एक पे 10 हमारा एक जवान 10 पे भारी भारी, है। बताइए। और चाइनीज भी जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, लेकिन हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। हाँ लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा हाँ, है, तो पहले वो- भी कहा था हमने, तो आज भी कह जो रहे हैं। इनका ये ख्याल है, ये अपने लोगों को ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। जी जो हमारा इलाका है, हम एक सॉवरेन नेशन है और वो हमारा इलाका है, हम अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके अंदर हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से कन्वे किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो कार्रवाई की जा रही है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से टैक्टिकल लेवल के ऊपर हमारे जवान दुश्मन की आंखों में, मैं दुश्मन नहीं उन्हें कहूंगा, एडवर्सरी कहूंगा, वो हमारे कंपेटिटर्स हैं। बिकॉज जब तक जंग शुरू नहीं होती है आदमी, वो दूसरा देश दुश्मन नहीं बनता है। वो हमारे अभी पीयर कंपेटिटर्स हैं, हमारे साथ वो स्ट्रेटेजिक हमारे कंपेटिटर्स हैं। हम दोनों अगर देखा जाए तो एशियन जायंट्स हैं। जी बिरला साहब, जी एक और क्लिप है जी वो इन्हीं दिखाइए। का। ये कह रहे हैं हमने पाकिस्तान की ठुकाई की। वहाँ देखिए अच्छा, कहाँ डुबाएगी। दो अलग अलग रवैया। अभी 27 फरवरी इनको ये भूला नहीं है, देखिए। अभी थोड़े दिनों की बात है। अच्छा, वो जो ये कह रहे हैं ना, इसमें जो गलती आपसे हुई है, जो जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ये बाज़ औक़ात हमारे जो फौजी हजरात हैं ये इस बात को नहीं समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मामला क्या होते हैं। ये चाहते हैं कि भाई मामला हमने उनको दिखा दिया, लेकिन उन्होंने उसका एडवांटेज लिया कि इंडिया पाकिस्तान हमसे डर गया, आपके जहाज़ गिराने को तो वो भूल गए, लेकिन आपने उनका जो अभिनंदन को आपने जो छोड़ा है उसको उन्होंने प्ले किया उसको, जी कि साहब हमें डर के मारे उन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया उन्होंने। प्रेशर में आके। तो ये गलत, आपने अपना जो कुछ भी कमाया था वो गंवा दिया आपने। ये दिस इज व्हाट द मिस्टेक यू आर डूइंग। ये आपको समझ में नहीं आता है कि आपको जो है किस तरह से अपना, देखिए ना, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जैन साहब, ये जो इलाका है, जो पंजाब का इलाका है या खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये लोग जो है, जो सारे इन्वेडर्स आए हैं मुग़लों से लेकर खिलजी, पहले खिलजियों को चले फिर तगलुक को चले जी, ये सब के सब अफ़गानिस्तान से आए हैं या उज़्बेकिस्तान से आए हैं। ये इलाके के लोग दूध बेचते थे और दही बेचते थे। इन लोगों का ये काम ही नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक को समझते ही नहीं है। और दूध बेचकर और छाछ बेचकर ये पानीपत में भेज देते थे सबको। अभी तक इनकी ये बात समझ में नहीं आई है। अगरचे ये बात हमने 1996 में ये बात हमें समझ में आ गई थी कि पंजाब का हर छठा बच्चा जो है वो जिहाद में शरीक है। तो वो हमने यकीन नहीं किया था, तो हमें दिखाने के लिए हमारे दोस्त जो थे वो हमें ले गए कहीं पर, जो हमने फिर तस्दीक हो गई कि वो ठीक हो गया। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो इन लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। चाहे वो जनरल बन जाए या वो कर्नल बन जाए या वो DGISI बन जाए, उनके अंदर वो डेप्थ नहीं है जो कि हम कहते हैं हमारे अंदर है। इसलिए कि हम इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से हम आए हैं, हमने कब्जा किया, हमारे अंदर वो बात समझ में हमें आती है कि ये होना चाहिए इस वक्त। फिर आपको याद होगा कि जो शाह वलीउल्लाह साहब थे, जब जुल्म सितम इंडिया में बढ़ा, जब ये जो थे इनके मास्टर के लोग जो थे वो, उन्होंने जब मार कुटाई शुरू की, तो उन्होंने फिर उनको अहमद शाह अब्दाली को बुलाया और अहमद शाह अब्दाली ने बुला के जो कत्लेआम किया उनका, तो फिर वो ठीक हुए मामला। तो अब मैं इनसे ये कहता हूँ कि आपका ये जो छाछ और दूध बेचने का जो कंसेप्ट है इसको बदलो। आप भी उज़्बेक और पश्तून, जो अफ़गानी पश्तून है वो बनो, बजाय इसके कि आपकी सोच में ये है कि साहब जो सब चीज़ ठीक जा रही है, आराम से आप बैठे हो, क्योंकि आप ज़मीन के रहने वाले लोग हो, यानी खुले मैदान में रहने वाले लोग हो। आपके अंदर वो डेप्थ नहीं आ रही है, जो डेप्थ आनी चाहिए आपके अंदर, वो डेप्थ आप में नहीं आ रही है। और जिसकी वजह से वो आपका इंडिया मजाक उड़ा रहा है और इंडिया मुसलमानों को भी जुल्म हो रहा है। कश्मीर को अभी तक आपने छुड़ा नहीं सके हैं। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम ऑफ द जीन प्रॉब्लम है आपका, आपको उसको ठीक करें। और इसको समझने के लिए आपको किसी बड़े आदमी से लेसन लेना पड़ेगा, जिसका जीन दुरुस्त हो। ये जो आप कोई बात को ये समझाना चाहते हैं। अब ये बहुत सी बातें अपनी आए बाएं करें, जब सवाल करते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। भाई हम समझते हैं ये बात आपने कर दी, आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको जब वक्त आता है फैसला करने का, वहाँ पर आप फैसला नहीं कर पाते। अहमद शाह अब्दाली क्यों आ गया? बाबर 12,000 की फौज लेके क्यों आ गया?
अब तो आप तो एटमी ताकत है, मिसाइल की ताकत है, उससे खौफजदा है कि साहब उनकी भी हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे। और आपकी शहरक पे उन्होंने पांव रखा हुआ है। भाई तो आपको मरना तो है, कौन जिएगा इस दुनिया के अंदर, सबको मैंने मरना है। तो जब अगर आपके पास ये शवाहिद मौजूद है कि वहाँ जुल्म हो रहा है इंडिया के अंदर, वो पागल हो रहे हैं, हमें घास नहीं डाल रहे हैं हमारे जब इंडिया का मामला आ रहा है, चाइना का मामला आ रहा है तो किस अंदाज से गुफ्तगू है। हमारा मामला है तो देखें ना वो क्या कर रही है। आपने पाकिस्तान को खूब ठोकता है, इसमें बड़ा मजा आया हमें, वो औरत क्या जब कह रही है। तो अब बताइए कि इनके दिमाग को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये आपकी जो मसलियत है ये काम नहीं आने की है, ये मसलियत आपको हरा देगी। आपको अब एक एग्रेसिव अपना पोस्चर बनाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दूध और छाछ बेचने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इस वक्त नई कौम पे है ये पैदा, जिसमें इस वक्त यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये लोग भी मौजूद हैं, उज़्बेक भी मौजूद हैं, ताजिक भी मौजूद हैं, आप इसके अंदर अफ़गानी भी मौजूद हैं, इसमें सारे लोग मौजूद हैं। और वो ताकत है इस वक्त जो इंडिया में चले गए थे हुक्मरान लोग, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। उस ताकत का आपको इजहार करना पड़ेगा कि हम उससे भी ज़्यादा खौफनाक हैं। जबकि एक मशहूर है, एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है ये मक़ुला कि जो उज़्बेक हैं ये सबसे ज़्यादा जालिम लोग हैं। जो ये मुग़ल आए थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पश्तूनों का जुल्म ख़त्म होता है वहाँ उनका रहम शुरू होता है। जब ये बात मैंने बताई एक जनरल को जो कि DGI रहे हैं, तो मुझे कहने का तुम्हें ये बात पता है? मैंने कहा भाई मैं खुद मुग़ल हूँ, तो मुझे ये बात अपने ख़ानदान के बारे में नहीं पता होगी कि हम लोग कितने मैंने आलम ये था कि जब बाबर ने ये जुल्म की बातें, मैं कोई अच्छी उसको तारीफ़ में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक कि आप खौफ तारी वो ये इसमें कहे, जब तक कि इंडिया के लोगों पर आप खौफ तारी नहीं करेंगे जैसा कि चीन ने किया है, वैसे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, दिखावा ये कर रहे हैं, आप हमारी फौज आप फलाना जो कुछ भी करें, वो आप पर आपको किसी गिनती शुमार में नहीं लेते जब तक कि आप कोई एक्शन करके नहीं दिखाओगे। उनका तो प्लान कुछ और है। वो विक्रम सिंह बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम तो भाई यहाँ की एक बड़ी ताकत है रीजन की, सुपर ताकत बात कर रहा है वो, टॉकिंग ऑफ सुपर ताकत। वो कह रहे हैं हम और चाइना तो सुपर ताकत बनने हैं, हम तो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। अच्छा, तो एक क्लिप ये दिखाते हैं, फिर कश्मीर पे थोड़ी सी बात करेंगे। अपने नाज़रीन को दिखाते हैं एक क्लिप। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से चीन की सेना PLA और इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कर रही है, नेवी के ऊपर भी, एयरफोर्स की हमारी एक्सरसाइज चल रही हैं। और जब ये इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, जब ये इन एक्सरसाइज के थ्रू हम एक दूसरे की कॉन्सेप्ट्स, उनकी जो स्ट्रेटजी है, लड़ने का तरीका, टैक्टिक्स, जो जज्बा है जवानों का, जब देखते हैं तो ये एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा करता है, क्योंकि दोनों जो साइड्स है वो जानती हैं that the consequences of a war or a conflict will be horrendous, वो बहुत ही भयानक होगी। तो इस करके वो चीन भी जानता है। तो चीन जो है वो किसी हद तक इसको कैलिब्रेट करेगा, मुझे लगता है उसके आगे नहीं जाएगा। LAC का जो एक सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है LAC से। हमें उसी जज्बे के साथ में जो जैसे कि हम ठोकते हैं पाकिस्तान को, उस नजरिए से यहाँ नहीं जाना है। और दूसरी बात मैं आपको इतना बता दूं, देखिए जो I really like जनरल विक्रम सिंह जैसे हम ठोकते हैं। चीन हमारी तरफ अगर देखेगा तो वो देखेगा तकरीबन 2040 से लेकर 2050 तक। हमने तब तक तैयारी करनी है। देखिए अगर आप उनका व्हाइट पेपर पढ़ते हैं 2019 का, उसके अंदर इन्होंने बताया है, इनडायरेक्टली उसमें इमर्ज करता है कि ये 2049 के अंदर एक सुपर पावर का जो एक स्टेटस है उसे हासिल करना चाहते हैं। तो यकीनन आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सुपर पावर्स होते हैं वो असर्ट करते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं, और यकीनन चाइना होगा। हम भी सुपर पावर बन रहे हैं। जी मिर्जा साहब, अच्छा कश्मीर में भी एक छोटी सी एक क्लिप है, वो है किसी वेब टीवी की, लेकिन उससे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और वो हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। वो पहले क्लिप, फिर आप उसका तर्जुमा कर दीजिएगा। जी। According to the reports prepared after conversation with hundreds of affected people in and around Kashmir, Indian troops in Kashmir abducted hundreds of young boys during midnight raids who were detained and tortured in jail cells during the last 2 weeks. Not just this, more than 300 young girls have been abducted from their homes, taken to military barracks by Indian troops, sexually exploited and assaulted, some killed, others used for human trafficking. Rest of them, God knows about them.
Modi's regime is plotting genocide so massive that it might turn into a full-fledged nuclear war if the world doesn't intercede. CJ Post dug into the matter in order to identify the forces behind these carnages and found that these operations are supervised by none other than India's NSA, Ajit Doval, Modi's right hand. God bless Kashmir. इसका जो आपने क्लिप देखी है, इसका मैं तर्जुमा कर देता हूँ कि वो ये है कि भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जुल्म कर रही है। कर्फ्यू नाफिज करके मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जाता है, नौजवानों को गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर ले जाते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में तकरीबन 100 नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, उन पर बहीमाना तशद्दुद किया जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है। भारतीय फ़ौज नौजवान लड़कियों को उठा कर ले जाती है, उनकी असमत दरी करती है और फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। चंद दिनों में 300 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। मोदी की ज़ालिमाना पॉलिसी की वजह से खित्ते में एटमी जंग के ख़तरात बढ़ रहे हैं जो दुनिया के अमन को तबाह कर सकते हैं। ऐसे कोई जी आप ये ठीक है, ये लोग जो बाहर के लोग समझते हैं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसी का आसार नज़र नहीं आता। और 5 अगस्त के बाद से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हमारी तरफ से होनी चाहिए, होनी चाहिए थी जहाँ तो उनका खौफ बढ़ता उनका जी, लेकिन आप ऐसा नहीं छोड़ दें एफएटीएफ क्या हैसियत एफएटीएफ, जबकि आज अभी इस वक्त इजरायलीज अपना आप का जो प्रोमो चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हम बड़ी ताकतवर कौम है, जो प्रोमो इस वक्त चल रहा है फेसबुक पर जी। और हमारी तो अभी तक पूरा नहीं हुआ मिशन, जो अभी हम जब मिशन पूरा करने जाते हैं, हम तो अपने इलाके में आगे बसे हैं। कौन कहता है कि हम काबिज हैं? इसका जगह प्रोमो चल रहा है। तो आपको एक तरफ इजराइल को भी निशाने पे लगाना है, एक तरफ इंडिया को भी लगाना है। ये आप समझ लीजिए कि इजराइल ये कहता है कि हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान है। वो ईरान किसी को गिनती में नहीं लाता है, वो तुर्की को भी गिनती में नहीं लाता है, वो कहता है दुश्मन तो पाकिस्तान ही है। जब आपके पास इतना बड़ा इतना ज़्यादा आपके पास टैलेंट है जो पाकिस्तान के पास है, वो टैलेंट अगर आपका वो मौजूदगी के बाद में अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं करोगे तो फिर वो टैलेंट गल जाएगा ना, फिर वो आप खुद को काटेगा, वो अंदर से फसादात दुश्मन हावी होता जाता है नहीं, वो अंदर से फूट पड़ता है, अंदर फिर फुंसियाँ हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो जाती है जी। आपको उनको उधर काम पे लगाए ना जो आपका टैलेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर जरा बजट के मामलात जी जरूर, और ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, और इसके अलावा जो अमेरिका में मुजाहरे वो होते वो यूरोप तक कल भी जिक्र किया था इसका, और लंदन की कुछ बात करेंगे। मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब जरा बजट की बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मिर्जा साहब जी, आपको इंतहाई एहतराम के साथ खुश आमदीद कहते हैं। अब जो ये बजट आया है इसके ऊपर आपकी राय चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि मुस्तनद राय जो है आपकी होगी जी। इसको अगर मैं एक लफ्ज में समराइज करूं तो ये इसको मैं कहूंगा रस्म दुनिया निभाने वाला बजट, क्योंकि हमने अगले माली साल के लिए अखराजात के पार्लियामेंट से उसके अप्रूवल लेनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई नंबर कागजों में इधर उधर करके और पार्लियामेंट से पास कराना जरूरी है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये एक रस्म दुनिया वाला है, और इसके पीछे जो है वो बेसिकली स्टॉल्ड IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए है। ठीक बात है, ठीक है ना। वो तो आपको पता है कि सेकंड रिव्यू के बाद उन्होंने हम सेकंड रिव्यू हो गया था सक्सेसफुल, लेकिन उन्होंने ट्रांस हमारे रिलीज नहीं किए थे $450 मिलियन के। तो वो उसके बाद वो सस्पेंडेड था, क्योंकि सारी चीजें जो अहदाफ वगैरह थे वो सब बदल गए थे इस कोरोना की वजह से। तो अब उस स्टॉल्ड प्रोग्राम को हमने रिवाइव करना था। तो अगर आप देखें कि अप्रैल के महीने में जो IMF ने हमें $1.4 बिलियन रैपिड फाइनेंस के स्कीम के तहत हमें जो दिया था, और उस वक्त जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था और उसका जो बजट के नंबर हैं जो टेबल दिए गए हैं, आप देखें कि ये बजट बिल्कुल उसी के बिल्कुल आसपास है
99% वही बजट है। तो इसमें यह है कि आपने आईएमएफ के स्टाफ को भी एक फेस सेविंग दे दी ताकि वो अपने बोर्ड को ये बता सके कि जी देखिए पाकिस्तान ने अपने फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ अपनी रवा है और ये बजट उसकी अक्कासी कर रहा है, लिहाजा हम आपसे कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान को ये इसका जो रुका हुआ ट्रांश है ये वापस दे दें, कर दें। तो वो बेसिकली उनको एक फेस सेविंग देना था और ताकि ये प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। और उसके बाद जुलाई अगस्त में आप देखेंगे कि यही हमारे जो हफीज शेख साहब कहेंगे कि जी हमारे जो उस वक्त के जो हालात थे कोरोना से रिलेटेड अब उसमें मजीद खराबी हो गई है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बजट जो है वो नंबर सारे बदल चुके हैं, लिहाजा अब एक नया बजट आ जाएगा। आप देखेंगे कि तकरीबन सितंबर तक एक नया बजट आएगा। तो ये इसी तरीके से हर क्वार्टर हम इवॉल्व करते जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बजट को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और आपने देखा कि कल हमारे हफीज शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कह दी सूबों को कि भाई आप हमारे इस पे हमारे जो एफबीआर के अहदाफ हैं इसको इतना सीरियसली आप न लें। तो आप जो मुनासिब समझते हैं कि क्या हो सकता है हमारे अहदाफ, यानी अब एफबीआर के अहदाफ जो है सूबे तय करेंगे, अपने अपने हिसाब से गेस करेंगे कि एफबीआर कितना इकट्ठा कर सकता है और उसी के बेसिस पे वो फिर अपने हिसाब से अपने रेवेन्यू। डॉक्टर साहब मैं एक बात पे अजीब से सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये इस तरह से ये मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? नुकसान और क्या होगा इससे ज्यादा? इंटेग्रिटी को इनकी उसकी जो इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में कोई डायरेक्शन ही ना हो, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले हैं वो हेलीकॉप्टर से उतारे जाते हैं। तो अब उनका क्या स्टेक है यहाँ पर? अगर होगा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, नहीं होगा, वो अपना ब्रीफकेस लेंगे, सूटकेस लेंगे, चले जाएंगे वहां मुल्क से बाहर। उन्होंने क्या करना है? ये जिन्होंने यहाँ रहना है ये उनके लिए है, जो बजट बनाने वाले हैं उनके लिए नहीं है ये सारी चीजें। भाई जाहिर है कि आपकी सारी जो है उन्होंने आपकी जो मीशत है उसका जो मशीनरी है उस पर कब्जा कर लिया ना। आप स्टेट बैंक का गवर्नर उनका है, उनका आपका जो फाइनेंस में एडवाइजर उनका है, तो आपके पास तो पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ उनके हुक्म की तामील के अलावा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, वैसे ही हुआ है। और जो लोग हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं या जिन्होंने उनको हेलीकॉप्टर से लैंड करने की इजाजत दे दी कि हाँ लैंड कर जाए आप पाकिस्तान में, तो वो सब जिम्मेदार हैं इसके। ठीक है ना, किसी ने इजाजत तो दी है ना उसकी जहाज को लैंड करने के लिए। बिल्कुल दिए। तो अब आप फरमाएं कि फिर ये आपने एक तो ये बात बहुत अहम कह दी कि 2 महीने बाद में नया बजट आ जाएगा। कैसे होगा? 2 महीने को 3 महीने के बाद आ जाएगा, क्योंकि हफीज शेख साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग है उससे तो साफ पता चल रहा है ना कि वो ये करेंगे जी हम कोशिश करेंगे। फिर वो मैं उसमें आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने जो बात सवाल किया था आपसे उसमें जरा एक वो थोड़ा सा नाजुक है। वो यूँ है कि जब 18वीं तरमीम के ज़रिए से आपने इनको जो इख्तियारात दिए हैं सूबों को, वो यानी बेसिक जो हमारा नज़रिया था पाकिस्तान का उससे तसादुम है 18वीं तरमीम। आपने ये मुल्क जो बनाया था आवाम ने बनाया था, सूबों ने नहीं बनाया था। आपने इसका जो बुनियाद बना दी सूबे के, सूबों के स्ट्रक्चर पर ये मुल्क खड़ा है, जो गलत है। देखिए हमने अब उसके बाद में आप दूसरी बात आपने ये कर रहे हैं कि आप उनको ये भी इख्तियार दे रहे हैं कि जो इसके अहदाफ है इकोनॉमिक के वो हासिल करें। ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। देखिए बात यह है कि हमने पहले ही 18वीं तरमीम के बाद एक फेडरेशन को हमने कन्फेडरेशन में बदल दिया है। ठीक बात है, ठीक है ना। मैं भी रॉन्ग, ये जो लीगल एक्सपर्ट मैंने उस वक्त आप लीगल की बात नहीं है, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने ये एडिटोरियल लिखा है अपने मैगजीन इंटरेक्शन में कि पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बना दिया गया है, द ओनली आर्टिकल इन पाकिस्तान। और फिर एनएफसी के जरिए से सूबों को इतने ज्यादा पैसे दे दिए गए कि उनके पास खर्च करने की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। नहीं तो वो अपने लूट मार कर रहे हैं। ज्यादा लूट मार हुआ है, ये करप्शन हुआ, ये उसी वजह से हुआ
कि सूबों के पास कैपेसिटी थी नहीं और उनको इतने ज्यादा पैसे दे दिए गए, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहाँ खर्च करें उसको। देखिए ये जो आदमी है जो जिसके बाल बड़े हैं, ये जो पूनी बनाता है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन इसको मैं जानता हूं कि ये गलती इसी की है, ये जो सेनेटर बना फिरता है रजा रब्बानी। देखिए उसको रिवॉर्ड भी तो अल्लाह जिसने भी किया होगा उसको दो इसके ऑथर थे ना, एक इसाक डार साहब थे और एक रजा रब्बानी थे। भाई ऐसा वो तो ये था ना कि फौज की मुखालफत के अंदर वो चाहते थे कि भाई पाकिस्तान को क्या उनको कमजोर करें, और ये चाहता था कि आपने उनको 18th अमेंडमेंट के दो ऑथर थे, एक रजा रब्बानी साहब थे, उसको उनका रिवॉर्ड दिया गया, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो है वो उनको मिला, यानी कि ही बिकेम दी सेनेट चेयरमैन। और दूसरे जो थे उनको रिवॉर्ड कैसे मिला, वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे वो। तो रिवॉर्ड और आप देखिए, मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि दारी उसको रजा रब्बानी को क्या कहता था, नामर्द जनखा कहता था। और मैंने उसे रजा रब्बानी से एक दिन प्लेन में कहा, खड़े होकर कहा कि भाई तू ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है, तो वो कह रहे डर के मारे, उसका प्लेन के अंदर भी डर लग रहा था उसको। जी सर, मैं सर कह रहा हूँ आपसे, क्या कहा जाए, तो ये ऐसे ही है। तो हमें अपना बजट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं ये सब ऐसी है, चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, पिछला माली साल चला है, ये माली साल भी उसी तरीके से चलेगा। अच्छा, लेकिन मतलब चल जाएगा। पहली तो बात ये है कि चल तो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप ये कहा जा रहा है कि ये आपका एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव है, सिकुड़ गया है, आपका जो पैसा आता था बाहर से वो सिकुड़ गया है, आपका जो आपकी जो इंडस्ट्री थी वो सिकुड़ गई है, वहाँ कोई आपको पैसे आ नहीं रहे, तो फिर क्या बनेगा आखिरकार में? गांव बन जाएगा देहातों में, हमें जैसे वो पुराने ज़माने के अंदर जैसे रहते थे साइकिलों पर, और उस पर वो आ जाएगा दौर। हम रवा दवा उसी तरफ है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो श्रिंक करती चली जा रही है, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आज से नहीं शुरू हुआ, कोरोना के बाद नहीं शुरू हुआ है, ये पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्री खत्म होती चली जा रही है हमारी। दूसरे रहा है ज़राअत पे कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। जहां पर कॉटन उगाना था वह शुगर केन उगाने पहुंच गए हम। ठीक है, जहां हम 14 मिलियन 14.5 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस करते थे, अब 8 कर रहे हैं। पहले हम 1-2 मिलियन बेल कॉटन इंपोर्ट करते थे, अब 6-7 मिलियन बेल्स कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किसकी पॉलिसी से हुआ? किसी ने तो इजाजत दी है कि हाँ यार जहां मर्जी कॉटन शुगर केन उगाना शुरू कर दो। हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप। डॉक्टर साहब, जब आप नालायकों को बिठा देते हैं, नायलों को बिठा देते हैं, वो मैंने किस्सा सुनाता हूँ लोगों को कि जब वो USSR टूटा तो उनका वजीर दाखिला जो था वो CIA ने खरीद लिया था, तो KGB उसके पीछे पड़ी रही, मुल्क टूट गया। तो फिर वो एक जो था बहुत ज़्यादा जो KGB का एक एजेंट था वो बहुत दिलचस्पी ले रहा था कि ये समझो तो सही ये कैसे हुआ। वो गया उससे मिलने के लिए वजीर दाखिला से, अमेरिका में जो रेंज पे रहता था, उसको जो इनाम दिया गया अमेरिका ने, तो उससे पूछा आपने क्या किया? उसने कहा साहब मैंने, तुम लोग मेरे फ़ोन कॉल को चेक करते थे, मेरे लोगों को किससे मुलाकात कर रहा हूँ उसको चेक करते थे। मैंने ये काम किया कि हर जो मेरा जो डिपार्टमेंट था उसमें जो सब नालायकों को बिठा दिया, जिसको आता काम नहीं था उसको बिठा दिया। इसके नतीजे में जो कोई काम ही नहीं हो सका। जो बात आप कह रहे हो तो यही काम हो रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है कि इसको कहते हैं ना कि रॉन्ग पर्सन फॉर राइट जॉब। जो जहाँ पर ठीक काम करना है वहाँ गलत आदमी को बैठा दो तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने अपना पिछला एक आर्टिकल लिखा है, हु डैमेज द इकोनॉमी, ये पिछले हफ्ते ही बिजनेस रिकॉर्डर में छपा है। तो उसमें मैंने कहा था कि इशरत हुसैन साहब ने डिकेड ऑफ 90s को लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान कहा था। मैं 2008 से 18 को सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान कहता हूं, और उसमें मैंने बताया था कि मैं क्यों कहता हूं। वन ऑफ द रीजंस के इस पिछले 10 सालों में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे
उसको जानबूझकर तबाह किया गया। अब उसके अंदर इतनी कमजोरियां पैदा कर दी गई हैं, अब उनके अंदर सलाहियतें नहीं रही, इसलिए हमारा रिलायंस आप देखेंगे कि कंसल्टेंट पे बढ़ गया है। हर मिनिस्ट्री में आपको कंसल्टेंट मिलेंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि पॉलिसी मेकिंग जो है उसकी कैपेसिटी हमारे अंदर खत्म हो गई। अब एमए ज्योग्राफिया जो है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए कुछ है, वो बैचलर सोशियोलॉजी में क्या हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठा हुआ मुल्क का बजट बना रहा। बताइए। तो अब आप क्या हुआ है इसकी वजह से ये हुआ कि हमारी पॉलिसी मेकिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से आवर रिलायंस ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव इंक्रीज्ड। लाइन क्या है आखिर में, रिजल्टेंट वैल्यू क्या बनेगी इसकी आखिरकार में? मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को इस मुल्क से अभी भी मोहब्बत रह गई है और वो समझते हैं कि हमें इस मुल्क को लेके आगे चलना है, तो ये सोचना होगा कि क्या इस तरह से ये मुल्क चल सकता है? क्या इस तरीके से हेलीकॉप्टर से उतारे हुए लोग इस मुल्क को चला सकते हैं जिनका इस मुल्क में कोई स्टेक ना हो? ये उनके लिए है, वो सोचें इस पे कि क्या ये मुल्क इस तरीके से चल सकता है। नंबर 1, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस कमिटी ऑफ नेशन में? आप भी देखिए, ये बात एक अजीब बात हुई है। पहले ये होता था कि जो लोग होते थे, जो लोग भी जैसे ओपिनियन मेकर्स होते थे या हम जैसे कॉलम लिखते थे, उस जमाने में तो ये मीडिया वगैरह था नहीं, हम नबाए वक्त में कॉलम लिखते थे, तो वो हमारे कॉलम पर एक्शन हो जाता था। अब ये हो गया है यहाँ तो अभी तो कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये हो गया है कि जो लोग भी जैसे आप और हम हैं, उनका मिलाप भी अब ये टॉक शोज में हो रहा है। वो आपस में मिलकर कोई बैठकर कोई आपस में सोच भी नहीं पा रहे हैं, कोई एक राय नहीं दे रहे हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई उनको दबाव नहीं डाल रहे हैं कि भाई हमारा ये गलत काम आप कर रहे हैं, इसको सीधा करो। वो तक भी हम नहीं कर पा रहे। उसमें होता ही है, मैं पिछले 10-12 सालों से देख रहा हूं कि हमारे जो लीडर होते हैं वो अखबारात नहीं पढ़ते हैं। होता यह है कि आपको भी पता है, आप प्रेस में आपने वो वक्त गुजारा है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो, या उनके जो प्रेस है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो भी है, वो क्या करता है, वो क्लिपिंग को काटता है। वो खबर उसको पता है कि कौन सा खबर हमने लगाना है ताकि प्राइम मिनिस्टर की नजर से गुजरे और वो खुश हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर को ग्राउंड रियलिटी से दूर कर दिया जाता है। और यही वो तो खुद ही नहीं पढ़ता, वो कहता मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। वो तो ये खुद ऐलान करता है कि जब मैं इलेक्शन, उसका तजर्बा सारा क्रिकेट का है। वो कहता है जब मैं मैच हार जाता था तो मैं अपने टेलीफोन भी बंद कर लेता था, अपने कान भी बंद कर लेता था। तो अब भी मैं यही करता हूँ। ये हालत है आपके वज़ीर आज़म की। ये जो है मुल्क के जो लीडर होते हैं उस पर 200 मिलियन से ज्यादा की आबादी की जिम्मेदारी उन पे होती है, इसलिए उनको हर लम्हे आंख और कान अपने खोल के रखना चाहिए। बंद करता है वो, ठीक है। तो फिर देखे नहीं मची हुई है, तो इसी की वजह से है ना कि लीडर जो है वो बिल्कुल उसको ग्राउंड रियलिटी से वो कट चुका है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा नाकारा है मैं जो आदमी है वो आपका वज़ीर आज़म है। जो बात आप माफी की जाए, चाहूंगा कि ये जुमला मैं सब कह रहा हूं, लेकिन मैं जानबूझ के कह रहा हूं और सच्ची बात कह रहा हूं और अपने मुल्क के दर्द में कह रहा हूं, क्योंकि उस आदमी को कुछ पता ही नहीं है क्रिकेट की बॉल के अलावा, 3 विकेटों के अलावा, एक एम्पायर के अलावा, क्राउड के अलावा से कुछ पता ही नहीं है बेचारे को। एक गलत आदमी को बैठा दिया आपने। वो जो रशियन की मैंने मिसाल दी है, देखिए रोनाल्ड रेगन जो है जब सदर बना था अमेरिका का, तो ही वाज अ मूवी एक्टर। उसको भी कुछ नहीं पता था दुनिया का। हाँ, लेकिन वो सुनता था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया था, ही ब्रॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन हिज कैबिनेट। देखिए आप ज़ियाउल हक से कितना इख्तिलाफ करेंगे कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़ियाउल हक में ये खूबी थी कि हर छोटे से आदमी को मिलता। मैं उससे रात के 2 बजे मिला हूँ, आप यकीन मान लें। 1988 में रात के 2 बजे मिला हूँ। मेरी गाड़ी जो थी वो ठंडी हो गई, वो तो उसने खुद धक्का लगाया सदर पाकिस्तान ने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब आदमी इंटरेक्शन करेगा
तो आपको इल्म तो वहां से आएगा ना, छोटे छोटे से आदमी को मिल लेता था। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आदमी नहीं मिलेगा तो उसको कहां से अकल आएगी? अकल तो नहीं आएगी ना। बस इसीलिए कि जिन लोगों ने अखबार से को पढ़ना छोड़ दिया, मीडिया पे क्या डिस्कशन हो रहा है उसको उन्होंने उस पर अहमियत नहीं देनी शुरू की, तो यही असर होता है, आप उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से अलग हो जाते हैं। अशार साहब आप बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? मैं ये आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं और मैं इस पर अमल करना चाहता हूं जो आप कहेंगे। लाइन ऑफ एक्शन तो यही है कि देखिए इस वक्त तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं। देखिए ना, अगर आप जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम मुजाहरे कर सकते हैं, हम बहुत पूरे मुल्क को उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई डोंट नो, मेरा तो ये एरिया नहीं है कि किस तरीके से एरिया तो है ना, लेकिन आप उसमें कोई आप मुझे डायरेक्शन दें, मैं वो कर दूंगा। देखिए सिर्फ आप उनसे कहें जो इस वक्त भी जिनके पास ताकत है, वो सुनते हैं। ये बात नहीं है कि मेरा प्रोग्राम तो नहीं देखते, वो सुनते हैं मेरा प्रोग्राम नहीं सुनेंगे। मैं जो हूँ मैं अब पहले ये मुझे भी इसका एहसास था कि वो सुनते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं एहसास हुआ कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप अगर देखिए ना, एक ड्रॉप भी गिरता रहे मुसलसल तो फिर वो उस जगह पे सुराख कर देता है वो। देखिए अब सुराख होगा, इतना बड़ा जहाज है, बहुत अरसे तक चलता रहेगा इसी सुराख की वजह से भी, अगर सुराख हो। अच्छा आप अपनी बात बताएं ना, आप फिक्र न करें, आप बाकी अल्लाह पे रखे ना, तो अल्लाह हमारे तो अल्लाह भी तो है एक बीच में। देखें इस मुल्क में बहुत सलाहियतें मौजूद हैं यहाँ पर, इस मुल्क में, और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस मुल्क में। आप अपने मुल्क के अंदर रिसोर्सेस को तलाश करें और जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठाएं और सेंट्रल बैंक में बैठाएं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शख्स जो कल तक। अच्छा जी, मैं यूँ कहूँ ना, आपको आपकी बात का मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इस वजीर आजम को हटाओ। नहीं, मैं वजीर आजम को आदमी बुलाओ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो तुम। नहीं, मैं बिल्कुल वजीर आजम को हटाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो वजीर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देखें। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कल तक कहाँ बैठे हुए काम कर रहे थे और आज कहाँ आकर कितने अहम जगह पे बैठे हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबको पता है। उन लोगों को तलाश करें, उनको देखें कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक हो गया, एक बात हो गई। तो मैन पावर चेंज करेंगे, जो पाकिस्तानी होगा ना, जो इस मुल्क का रहने वाला, जिसका सब कुछ यहाँ पर है, वो इस मुल्क को किसी और अंदाज में देखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल में आपने वो हम इस पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पे अमल हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो तो इशारा कर रहे थे, बात ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर जब इस IMF से लाके बिठाएंगे, कोई आदमी आपका बैठा ही नहीं है जी, तो बस फिर तो सूरत हाल ऐसी होगी। अच्छा मेरे साहब, ये तो हो गई बात जी। अब आ जाए जरा, ये लॉकडाउन वाला मामला जो है ना, वो ये कहा जा रहा है कि दोबारा से किया जा सकता है और सख्त किया जा सकता है। जो कुछ भी करें, लेकिन बात यह है कि गरीब नहीं मरे, और आपने वो जो तैयारी नहीं की है, आपने आदमी को तरबियत नहीं दी है, आपने कुछ भी नहीं किया है। वो जो टाइगर फोर्स थी उनको देनी थी ना तरबियत, भाई टाइगर फोर्स को बड़ी शुक्रिया अदा करते फिर भाई यार, देखिए किस आदमी के पास किसी किस्म का कोई तजर्बा ना हो, वो आदमी क्या कर सकता है? टाइगर फोर्स बना के कोई क्या करेगा? अब तो नाम ही गलत रखा है आपने कोई खिदमतगार रखना चाहिए था, कोई ऐसा नाम रखना चाहिए था। आपने तो एक नाम ही रखकर उसमें एक फसाद बर्पा कर दिया है कि टाइगर फोर्स है। जी कमाल है। टाइगर का क्या काम है कोरोना वायरस के अंदर भाई? लेकिन ये जो फलाई इदारों के जो कारकुनान है, ईडी है, इन सबको ले लेते, बस ये तो अपनी फोर्स बना रहा है, जो मतलब है कि आइंदा चलकर ये मतलब है कि एक किस्म की आर्म फोर्स बना रहा है। ये टाइगर का मतलब तो ये हुआ ना जी, फ्लाई इदारों से अगर काम ले लें, इसका मतलब ये होता है कि वो फौज से टकराए, पुलिस से टकराए, इस किस्म की फोर्स बना रहा है। अगर फ्लाई इदारों से काम ले लें जिन पे लोग इत्मीनाद भी करते हैं, यार वो नहीं कर रहा है ना, उसको लफ्ज ही उसको आते नहीं है, उसको सही लफ्ज नहीं आते हैं। टाइगर फोर्स बना रहा है, बताइए यार, अब टाइगर किससे लड़ेगा? टाइगर वो किस पर हमला करेगा?
और केपीके की जो पुलिस है उनको कहा गया इनको शेरू कहें। बताइए वो उसकी वजह हर ही बात जो है जी। उल्टी कर रहा है। तो शेरू अब इतनी तजर्बा इन लोगों को हो गया है, हमारे मदारों को कि भाई इन्होंने टाइगर फोर्स एक बनाई, MQ की बनाई, इन्होंने देख लिया क्या नतीजा निकला। अच्छा वो और दूसरी बनाई नवाज शरीफ ने जब बनाई थी उसको रोका उन्होंने। अब इसको पता नहीं कैसे इजाजत दे दी है फिर टाइगर अच्छा फोर्स। ये तो खैर ये गैर दानिश था, ये लग रहा है कि कैंपेन चला रहे हैं नून लीग की शेरू कह के। अच्छा वो शेरू तो वजह एक और है, उनके यहाँ चूंकि कोई जानवर पले हुए हैं उनको वो शेरू पुकारते हैं वज़ीर आज़म साहब। तो नहीं, वो उस तो पे जानवर वो कुत्ते को भी कैसे शुरू कहते हैं ना, उनका जो कुत्ता है उनको उसको। जी तो बस अब ये सब चीजें बहरहाल संजीदगी का अंदाजा नहीं है। आप लंदन में लंदन, जी। जो कुछ हुआ है मुजाहिरीन में जो वहाँ पर नस्ल परस्त लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया है, और वो काफ़ी जो उनके आपस में जो मुजाहरा कर रहे थे उनमें हुआ है। फिर एक पुलिसमैन मर भी गया है, जी उसकी लाश की बेहुरमती की है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो है मेयर ने भी कहा है कि भाई कोई इस किस्म की कार्रवाई न करें सादिक ने। तो वो बहरहाल अब ये है कि ये मामला जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, ये घट नहीं रहे हैं, ये इसको अंदाज ही नया बदल रहा है, क्योंकि ये बिलाखिर जाकर इस बात पे मुंतज होगा कि वहाँ से जो लोग हैं, जो लोग मैंने आप बज़ाहिर इसका ट्रेंड ये देख रहे हैं ना, लेकिन ये आखिर में ये होगा कि हर एक आदमी जो है जो जहाँ का है वो वहाँ जाए। वापिस भेजिए। इंडिया है इंडिया का जाए, पाकिस्तान का पाकिस्तान में जाए, बांग्लादेश का बांग्लादेश जाए, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में जाए, और जो अफ्रीकी ममालिक के लोग हैं वहाँ चले जाएं, सबको निकाल देंगे। ये बिलाखिर उस पॉलिसी पे ये लोग अमल कर रहे हैं। जी जैन साहब। अच्छा वो कराची के मामले पे कोई बात करना चाह रहे थे आप कि वो जो लोगों की शिकवे शिकायतें हैं वो भाई लोगों की शिकायत बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर मसला ये आ गया है कि आपकी जो ये MQ है वो एक चला हुआ कारतूस है और वो गलत तरीके पे चला गया है। तो अब हम ये कहते हैं कि इनसे कि भाई ये इनको बचाने के लिए भी हमें कोई नया एक रास्ता नया निकालना पड़ेगा। एक तो ये बात है कि हर आदमी को ये पकड़ कर ये गद्दार करार दे देते हैं यहाँ की जो पुलिस आ गई है। जो दूसरी बात ये है कि एक तो ये काम, दूसरा ये है कि ये काम भी करना पड़ेगा कि भाई ये इनको किस तरह से हम एक लसानी सुबह हम कैसे बनने देंगे। यहाँ पर तो बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं जी, तो ये 2 लसानी सुबह तो तयशुदा है, उसको आप करें। फिर उसके अंदर जो हमारा शेयर है वो ये जो उर्दू स्पीकिंग पंजाबी और पठानों का जो शेयर है वो दें, वो ये लोग देने को तैयार नहीं है। तो वो उसके लिए फिर एक मैंने जद्दोजहद करनी होगी और अवामी सतह पे सोच जद्दोजहद करनी बढ़ती होगी जा रही है। जी और हमारे पास जो है उलमा कराम हमसे आपसे मिले हैं, बहुत से हम भी जाके मिले उनसे, और उन्होंने फिर ये कहा है कि ना कोई पुलिस वाला हमारी बात सुनता है, ना कोई DC हमारी बात सुनता है। DCओं की तो बात हमने सुना दी थी आपको, कोई DC लोग तो बेईमानी कर रहे हैं जी, क्योंकि जो लोग भी बाहर से आ रहा है एंटीरियर सिंध से, वो आकर यहाँ पैसे बनाने के लिए आता है। पैसे होता है, ये औरतें होती हैं, 1-2 बातें इनके दिमाग में घुसी हुई हैं, तो इसको चेक करना ज़रूरी हो गया है। अब ये मामला ऐसा नहीं रह गया कि ये मामला इस तरह से चलेगा बहुत दिनों तक कि साहब यहाँ पर एक तरफा पीपल पार्टी की हुकूमत जो है ना, फिर उनको भी जो हमारे जो सिंधी भाई हैं उनको भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं ज़्यादा। ये जो वहाँ पर जो उनकी भी हालत नहीं बची, तो अपने घर भर रहे हैं, तो उनको भी साथ लेना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि हम सबको मिलकर ये एक यहाँ का निज़ाम ऐसा बनाना चाहिए जो इंसाफ पर मबनी हो। बिल्कुल, यानी उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, पठान हो और सिंधी भाई हो, सब मिलकर जो है वो एक ऐसा नया निज़ाम बनाएं और जिससे कि इनसे छुटकारा मिले जो लुटेरे हैं। जी हाँ, ठीक है, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।